प्रिय छात्र, ध्यान देंगे वंदना शिक्षण संस्थान कुंडवा चैनपुर पूर्वी चंपारण के तरफ से आज आप लोगों के समक्ष राम सुरेश सिंह मैथ भाग 3 लेकर उपस्थित हैं। कृपया ध्यान देंगे, कल हमने आपको 6 फॉर्मूला दिया था और उसी के आधार पर कुछ हिसाब बनाए थे, कुछ हिसाब होमवर्क दिया था। मुझे आशा है कि आप सभी छात्र उसे जरूर मेहनत करके बनाए होंगे, सीखे होंगे और लाभ उठाए होंगे। प्रिय छात्र, आज भी कल की तरह ही 6 सूत्र मैंने लिखा। पहला सूत्र D12 0 से, इसका अर्थ होता है कि D का मान 1, 2, 3, 4 के रूप में 1 से या 1 से अधिक प्लस में कुछ भी हो सकता है, तो उसे 0 से 12 D का मान माना जाएगा। अब D क्या है, तो D के लिए कल हमने फॉर्मूला आपको दिया था, D बराबर B² - 4AC। इसके आधार पर यदि D का मान 1, 2, 3, 4 प्लस के रूप में जो भी अंक आए तो वह 0 से 12 माना जाएगा और उसका मूल वास्तविक होगा जो असमान होगा। असमान अर्थात भिन्न होगा। भिन्न का अर्थ होता है कि इसका मूल अल्फा अर्थात शून्यक अल्फा का मान जो आएगा, बीटा का मान उससे अलग आएगा। ठीक आगे अगर यदि D बराबर 0 आए, D का मान 0 ही आए, इस फॉर्मूला पर D बराबर B² - 4AC पर अगर D का मान 0 आता है, न माइनस में आता है न 0 से अधिक आता है, तो हम उसका मूल वास्तविक और समान मानेंगे। वास्तविक का अर्थ हुआ कि वह माइनस नहीं हो और समान का अर्थ हुआ अल्फा का भी मान वही होगा जो बीटा का भी मान होगा, अर्थात अल्फा का आंसर और बीटा का आंसर सेम होगा। यदि D का मान इस फॉर्मूला पर D बराबर B² - 4AC पर निकालने के बाद अगर D का मान माइनस में आता है तो वह D 0 से छोटा कहलाता है। यदि छोटा हो तो उसका मूल वास्तविक नहीं होगा, उसका कोई हल नहीं निकलेगा, अर्थात ऐसा रहने पर उसका कोई हल नहीं निकलेगा। चौथा सूत्र आपका है A1/A2 बराबर नहीं B1/B2। यदि इस तरह से हो, इसमें 2 समीकरण होता है, जैसे यहां लिखा हुआ है। यहां पर x के पहले जो होती है पूर्णांक वो A1 होता है, यहां होती है दूसरका पद में B1 होता है, तीसरका पद C1 होता है, फिर A2 होता है दूसरा समीकरण में पहला पद, दूसरा पद B2 होता है, तीसरा पद C2 होता है। इस तरह से 2 समीकरण वाले प्रश्नों का A1 B1 C1, A2 B2 C2 निकालने के पश्चात इस पर मान रखते हैं A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 यदि आता है तो उसका हल अद्वितीय होगा, अर्थात एक होगा। और माने नहीं, द्वितीय माने दूसरा नहीं हो सकता, एक ही मान आएगा, एक ही आंसर आएगा और ग्राफ उसका प्रतिच्छेदी होगा। ग्राफ प्रतिच्छेदी का अर्थ होता है इस तरह से ग्राफ होती है, x अक्ष है, x डैश है, y है, y डैश है, ये मूल बिंदु होती है। इसके अलावा इस तरह से कटता है, यहाँ कटता है, चाहे ऐसे कटता है, चाहे जहाँ भी कटे ऐसे कटता है, जहाँ भी कटे लेकिन कटता है, तो ऐसे बिंदु को ग्राफ प्रतिच्छेदी कहा जाता है और इसका युग्म संगत होता है और इसका मान आगे निकलता है, इसका आंसर x और y का मान होता है। प्रिय बच्चे, अगर
A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 आ जाए। पहले अगर बराबर आ जाता है, पहले में ही बराबर नहीं आएगा तो यहां पर मान निकाल के छोड़ देते हैं। अगर दोनों बराबर आ गया तो हमें मजबूरी है कि C1 बटा C2 देखना पड़ेगा। अगर A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो जाए, इसी A1 B1 C1 A2 B2 C2 के अनुसार अगर A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो जाए तो हल अनेक होगा और ग्राफ संपाती अर्थात आश्रित होगा और इसका युग्म संगत होगा। अब समझना है कि ग्राफ आश्रित या संपाती कौन है, कैसा होता है। तो इस तरह से ग्राफ खींचते हैं। ये एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश वाई डैश मूल बिंदु। अगर एक ही अक्ष पर दोनों होता है अर्थात इस तरह से मान, अगर मान सारणी में मान निकालने पर एक्स और वाई का मान अगर 0 1 2 आता है, -2 4 आता है। इस खंड में भी 0 1 2 -2 और 4 आता है। तो ऐसे मान सारणी वाले को हम A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 होता है। और यही ग्राफ एक ही पर होती है, यही आलेख एक पर होता है, इसलिए दोनों का मान सेम यदि होता है तो वह आश्रित होता है, संपाती होता है। यदि A1 बटा A2 और B1 बटा B2 बराबर आ गया, तीसरा C1 बटा C2 रखने पर बराबर नहीं आता है तो उसका कोई हल नहीं होगा। ग्राफ विरोधी होगा, समानांतर होगा और युग्म असंगत होगा। ग्राफ समानांतर का अर्थ होता है कि इस तरह से एक्स अक्ष है, एक्स डैश है, वाई डैश है, 0 है। समानांतर का अर्थ है ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो या ऐसे हो। यह समानांतर होता है जिसका हल नहीं होता। प्रिय बच्चे, हमने आपको 6 सूत्र को समझाया, फॉर्मूला को समझाया। अब इस फॉर्मूला पर हम हिसाब बनाकर बता रहे हैं। यहां पर हमारा पहला क्वेश्चन है 3x² -4√2x + 4 बराबर 0। यहां पर a बराबर होता है 3, b बराबर माना जाएगा 4√2, c बराबर 4। इसका d निकाला जाता है, सूत्र जो कल लिखाए थे 4ac पर। b का मान -4√2 का होल स्क्वायर -4, a का मान 3, b का मान 4। इसका अर्थ होता है -4√2 गुने -4√2 स्क्वायर का अर्थ होता है 2 बार गुना में। -4 × 12, 12 चौका 48। ये होता है माइनस माइनस प्लस, 4 चौका 16, √2 गुने √2 बराबर 2 होता है 48, 16 दूना 32 अब माइनस 48, 8 में से 2 घटाएंगे 6 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे 1 होगा, -16 आएगा। चूंकि बच्चे यहाँ माइनस में आ गया तो यहाँ देखेंगे कि माइनस में कहाँ है, तो हमारा माइनस में यहाँ है, माइनस यहाँ है, तो इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा d छोटा 0 लिखेंगे यहाँ प्रिय बच्चे, d छोटा 0। अब d छोटा 0 हो गया तो मूल क्या लिखाएगा, तो मूल की प्रकृति यहाँ से लिखेंगे, वास्तविक नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। लिखेंगे चूंकि d छोटा 0 इसलिए इसका मूल वास्तविक नहीं होगा और इसका कोई हल
नहीं होगा। प्रिय बच्चे, जब यहां स्पष्ट हो गया कि जो मूल वास्तविक नहीं होगा और इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसके आगे बनाने की जरूरत नहीं है। हमें आशा है कि अगर आपको परीक्षा में इस तरह का कोई भी प्रश्न देकर पूछा जाए कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो उस समीकरण को आप उतारेंगे, उस लाइन को उतारेंगे। उतारने के बाद पहला पद को ए, दूसरा पद के पूर्णांक को बी, तीसरा पद के पूर्णांक को सी समझेंगे। यह निकालने के बाद डी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac पर बी का मान रखेंगे -4√2 का होल स्क्वायर, -4 फॉर्मूला से और 3 कुचन से और 4 कुचन से। तो -4√2 का स्क्वायर का होता है 2 बार, तो 2 बार गुना में लिखेंगे -4√2 इंटू -4√2 -4 तिहाई 12, 12 चौका 48, माइनस माइनस गुना में प्लस होता है, जो प्लस लिखाता नहीं है, लिखा नहीं जाता। 4 चौका 16, √2 गुने √2 बराबर 2, 16 गुना 32, 48 में से 32 घटेगा -16 होगा, क्योंकि माइनस चिन्ह अधिकतम अंक वाला का है, इसलिए चिन्ह अधिकतम वाला का होता है। बच्चे माइनस, अब इस सूत्र में देखेंगे माइनस किस में चर्चा है, तो माइनस की चर्चा यहाँ है, माइनस में आ गया, इसका अर्थ डी का मान क्या हो गया, तो 0 से छोटा हो गया। तो डी लिखेंगे, चूंकि डी छोटा 0, तो यदि डी छोटा 0 हो गया तो इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, तो प्रकृति यहाँ लिखा हुआ है, तो इसकी प्रकृति जो है मूल वास्तविक नहीं होगा और इसका कोई हल नहीं होगा। इसी तरह से प्रिय बच्चे दूसरा क्वेश्चन भी वही है, थोड़ा सा इसमें आपको बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 है। इसमें कह रहा है कि मूल समान है, तो सी का मान निकालिए। मूल समान का अर्थ होता है, मूल समान यहां है, समान का अर्थ होता है डी बराबर 0 है, डी बराबर 0 है। अब यहां a1 हो जाएगा प्रिय बच्चे, b1 हो जाएगा, अंक नहीं है, a c1 बराबर हो जाएगा c। x नहीं लिखा जाता है, इसलिए एक्स स्क्वायर का पूर्णांक है b, तो a1 बराबर b, b1 के जगह पर a है तो a, c1 के जगह पर c है तो c। प्रिय बच्चे इसका मान d का मान 0 दिया है, b का मान d का मान फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब b का मान यहां से लेंगे, a है तो a का स्क्वायर लेंगे, a स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर यहां b है तो b, c के जगह पर c है 0। फिर समझेंगे प्रिय बच्चे, a का मान होगा b का मान होगा a, c का मान होगा c, और चूंकि मूल समान कह रहा है इसलिए d बराबर 0। अब d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर 4ac, तो क्वेश्चन के अनुसार b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b के जगह पर a है तो a स्क्वायर माइनस 4 फॉर्मूला का, a के जगह पर b है तो b, c के जगह पर c ही है इसलिए c। अब यह हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 0, माइनस है तो उस साइड जाकर 4, bc हो जाएगा, इसलिए a स्क्वायर बराबर 4bc। यह भी आंसर होगा चेकने के लिए, अगर हो तो ये भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में, अगर ऑप्शन में ये है तो ये चेक आएगा। या कहीं कहीं b बराबर होगा a स्क्वायर 4c, a स्क्वायर रहेगा, b
और C यहाँ कॉमन है तो B निकालना है तो 4C इधर भागा हो जाएगा। कहीं कहीं C पूछेगा तो a स्क्वायर बटा 4B हो जाएगा। ये बच्चे इस तरह से ए भी ऑप्शन में रह सकता है, ये भी रह सकता है, जो कहेगा सो निकालेंगे। फिर देखिए b के जगह पर a है तो a स्क्वायर, 4 के 4, a के जगह पर b है तो b, c के जगह पर c है तो c, a स्क्वायर बराबर 0 है, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो गया। 0 किसी भी अंक में जुटता है तो अंक ही होता है तो 4bc हो जाएगा। अभी a बराबर इतना ऑप्शन हो सकता है, या यहाँ पर आपको सीधे a बराबर होगा तो स्क्वायर है तो उधर जाकर रूट में bc हो जाएगा, तो इसका रूट 2 हट जाएगा, 2bc हो जाएगा। इस तरह से आपका a भी ऑप्शन हो सकता है, a भी ऑप्शन हो सकता है। b निकालना होगा तो 4c गुना में है तो a स्क्वायर के बटा हो जाएगा। अगर c निकालना होगा तो 4b गुना में है तो बटा में हो जाएगा। इस तरह से आपका जो है ना c का मान ज्ञात होता है। c का कह ही रहा है कि c का, तो c का मान यहाँ पर आपका आंसर हुआ। b का पूछेगा तो यहाँ पर आंसर हुआ, a का पूछेगा तो यहाँ पर आंसर हुआ। जो पूछेगा बच्चे दिमाग से और पूरी क्वेश्चन को सावधानी पूर्वक पढ़ के ही आंसर देंगे। बच्चे मैथ को भारी मत समझिए, उस पर दिमाग लगाए, सोचे और एकदम शांति मुद्रा में बनाए। शांति मुद्रा में बनाने पर मैथ आसानी से आपको समझ में भी आएगा और आसानी से बनेगा भी। तीसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। कहता है इसमें के का मान ज्ञात करे, किस शर्त के आधार पर? तो मूल वास्तविक एवं असमान के आधार पर। तो मूल वास्तविक एवं असमान यहाँ है, मतलब इस शर्त के आधार पर के का मान निकलना है। यह शर्त हम नीचे लिख लेंगे, d बराबर 0। अब के का a का मान हो गया k, b का मान हो गया 4, c का मान हो गया 1। अब d का मान फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, 12 का चिन्ह 0। b का मान प्रिय बच्चे यहाँ से लेंगे 4 का होल स्क्वायर और 4 गुने a का मान k गुने c का मान 1, 12 0, 4 चौका 16 माइनस 4k बड़ा 0। ये माइनस है तो उस पर जाकर हो जाएगा, कहीं कहीं इतना ही आंसर आता है, कहीं कहीं 4 कॉमन लेके तो 4 चौका 16, 4 हट गया k 0। अब 4 माइनस k 0 बटा 4, एक कट गया, 4 माइनस k 0, इसलिए ये माइनस है तो उधर जाके प्लस 4 0 प्लस k, इसलिए k का मान 4 12 k से इतना भी आप आंसर दे सकते हैं। जहां आंसर दे उसके आधार पर आप बनाएंगे। यह आंसर है अगर ऑब्जेक्टिव में तो यहां देंगे, यह आंसर है तो इसको चुनेंगे। अगर बनाना है 2 अंक में तो इस तरह से बनाएंगे। प्रिय बच्चे, लास्ट क्वेश्चन जो 4 है, x 2y बराबर 5 है, 2x प्लस 12y बराबर 10 है। इस हिसाब को इस कायदा पर, इस कायदा पर, इस कायदा पर बनाएंगे, क्योंकि a1 a2 b1 b2। तो इसमें देखेंगे a1 बराबर यहाँ पूर्णांक 1 छुपा रहता है तो 1, b1 बराबर 2 है तो 2, c1 बराबर 5। इसी प्रकार से a2 बराबर 2, b2 बराबर 12, c2 बराबर 10। प्रिय बच्चे, अब पहले हम इस पर देखेंगे,
A1 बटा A2 बराबर लिखेंगे B1 बटा B2। पहले इसको बराबर नहीं मतलब काटेंगे नहीं बराबर को, पहले इसी पर देखेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाता है तो C को भी देखना अनिवार्य हो जाएगा C1 बटा C2 पर। अगर यही बराबर नहीं आता है तो उसके अनुसार आंसर लिखाएगा। तो प्रिय बच्चे A1 का मान 1, B1 का मान, A2 का मान यहाँ पर है 2, B1 के मान है 2, B2 के मान है 12। ये कटने वाला है 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, 2 छक 12। तो 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 6, ये बराबर नहीं है तो यहीं पर काट देंगे। अब आपको मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम हो पहले से तो समझ लीजिए। अगर इस शर्त पर आता है तो आगे क्वेश्चन का आंसर बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, एक्स वाई का मान निकालेंगे। अगर इस पर आता है तो भी एक्स वाई का मान निकलेगा, इस पर आएगा तो एक्स वाई का मान नहीं निकलेगा। अब इसको बनाना है आगे, समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। अब समीकरण जब हो गया प्रिय बच्चे तो 1 और 2 समीकरण जब मान लेंगे यहां पर आ जाएगा कि मूल इसका हल अद्वितीय होगा मतलब 1 होगा। तो इसको जिस विधि से कहेगा उस विधि से हमको बनाना होगा। कभी कभी इस हिसाब को बरज गुणन विधि से बनाना पड़ता है, कहीं कहीं प्रतिस्थापन विधि से बनाना पड़ता है, कहीं कहीं विलोपन विधि से या युक्तिकरण विधि से बनाना पड़ता है। तो जिस विधि से बच्चे कहेगा क्वेश्चन उस विधि से ही आपको बनाना पड़ेगा और उसी विधि से बनाएंगे तो आपको नंबर मिलेगा, अन्यथा उसको गलत माना जाएगा। जिस विधि से ग्राफीय विधि से कहता है तो एक्स और वाई 1 और 2 को 1 का मान सारणी अलग निकालेंगे, बी का मान सारणी निकालेंगे तब ग्राफ बनाएंगे। अगर ग्राफीय विधि से पूछा है आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि या जो है ना वर्ग गुणन विधि से आंसर बनाते हैं तो आपको गलत माना जाएगा। अतः 1 और 2 समीकरण का जिस विधि से कहेगा उसी विधि से बनाना पड़ेगा। प्रिय बच्चे आपसे मेरा अनुरोध है कि 6 जो है सूत्र को भली भांति याद करें, मेहनत करें और जब याद हो जाए तो हम दूर है लेकिन आपका दिल दूर नहीं है आपसे। आपके घर के छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन या अंकल या आंटी, मम्मी पापा जो भी पढ़े लिखे हो उनको आप देकर कहें कि अंकल जी, मम्मी जी इसको सुनिए, छोटा भाई हो तो बउआ सुनो और सुनाइए, दिल से सुनाइए। आप उन्हीं को शिक्षक मान लीजिए। हम दूर हैं लेकिन वो दूर नहीं है। गुरु किसी को भी माना जा सकता है, किसी से शिक्षा लिया जा सकता है, इसलिए उनसे यह सुनाइए। जब यह भली भांति सुना देते हैं तो समझिए कि आपको याद है और जब यह याद हो जाए तो इसको भली भांति से बनाइए। जहां दिक्कत हो वहां आप संपर्क कर सकते हैं 99 397 18 416 99 397 18 416 पर संपर्क करके जहां भी दिक्कत हो वहां आप पूछ सकते हैं, हम आपको बतलाएंगे। और सीखना चाहेंगे तो दूर रहकर भी हम आपके नजदीक हैं, क्योंकि मोबाइल सबके पास है। आप दूर भी हैं, किसी भी वक्त कहीं दिक्कत हो पूछें, हम अथक प्रयास करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब दे, हल करें। अगर किसी कारण से आपके क्वेश्चन का जवाब उस दिन नहीं भी दे पाएंगे, यानी मान लीजिए अगर मुझे नहीं भी आता है तो हम समय लेंगे 1 दिन का, हम उसे अच्छी तरह से देखेंगे फिर आपको बतलाएंगे। क्योंकि यह ऐसी विद्या होती है, ऐसी गुण होती है कि कोई भी आदमी पूर्ण रूप से गुणी नहीं हो सकता। हर आदमी को जीवन भर सीखना चाहिए, तभी वह महान है, अन्यथा नहीं। क्योंकि गुण में, विद्या में कोई परिपूर्ण नहीं होता, और जो कहता है कि मैं परिपूर्ण हूं वहीं पर वह अपूर्ण हो जाता है। तो प्रिय बच्चे आप याद करें, अगर आपकी पढ़ाई तीनों दिन से अच्छा लग रहा है, आज हमने तीसरा भाग पढ़ाया, अगर पढ़ाई रोज रोज आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरा मदद करें। आप अपने साथियों में, दोस्तों में, कर कुटमाइती में
जहां भी हो शेयर करें, कहें और आप सब्सक्राइब करें और लाल बटन को दबाएं, हमारी मदद करें, हम भी आपकी मदद करेंगे। जितने लड़के अधिक देखेंगे, जितने लड़कियां अधिक देखेंगे, जितना हमको प्रतिफल अच्छा आएगा, उतना हम बुलंद होंगे, उतना हमारी हिम्मत बढ़ेगी और आपको अच्छे से अच्छे और पढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इसी आशा के साथ मैं आज मैथ का तीसरा भाग समाप्त करता हूं। चौथा भाग फिर कल लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।